Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. Like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs test series. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. Hello, my name is Amrit Mahapatra and I have secured All India Rank 121 in the recently announced results to the UPSC Civil Services Examination 2025. This was my second attempt and sociology was my optional. I was a working professional all throughout this journey और मैंने ये एग्ज़ाम काम के साथ साथ ऑफिस के साथ साथ ही क्लियर करा हुआ है. मेरी जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जर्नी है वो 2023 में एक फुल फ्लेजेड तरीके से शुरू हुई. 22-23 ईयर में मैंने एक फेलोशिप लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लैम्प फेलोशिप ख़त्म करा. उसके बाद 23 से 24 तक आई वेंट बैक होम टू माई प्लेस ऑफ पुरी इन ओडिशा. आई सैट देयर फॉर अ ईयर. आई प्रिपेयर्ड फुल टाइम फॉर द एग्जामिनेशन. 2024 में मैंने यूपीएससी का पहला अटैम्प्ट लिखा प्रीलिम्स में, जिसमें मैं असफल रहा. उस अटैम्प्ट में मेरा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ था. पैरेलली आई हैड ऑल्सो टेकन द ओडिशा स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन इन द सेम ईयर और उस एग्जामिनेशन में आई सिक्योर्ड स्टेट रैंक ऑफ 46. आई सिक्योर्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और वो इमीडिएटली मेरे प्रीलिम्स के फेलियर के 2 महीने बाद ही मेरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ. However, I chose not to join the state administrative services at that time क्योंकि after my prelims failure in the UPSC, I had come back to doing a job in public policy in Delhi and I thought कि मैं यहाँ पे better contribute कर सकता हूँ और UPSC की तैयारी भी शायद एक better तरीके से कर सकता हूँ. तो मैंने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज उस टाइम पे सिलेक्ट नहीं करा. आई चोज़ टू कंटिन्यू इन माई जॉब हियर एंड प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज अलॉन्ग साइड. 2025 मई के एंड में एग्जामिनेशन जो थी उससे करीबन 1 महीने पहले मैंने थोड़ा बहुत ब्रेक लिया अपने काम से और मैंने फुल टाइम वो जो 1 महीना मैंने लगाया अपने प्रेपरेशन में, मोस्टली PYQs और टेस्ट सीरीज़ की बदौलत मेरी जितनी भी प्रेपरेशन हो सकती थी उतने लिमिटेड टाइम में आई चोज़ टू मैक्सिमाइज दैट. सो वो 1 महीना मेरे लिए बहुत क्रूशियल था. तो वो 1 महीने के प्रेपरेशन के बेसिस पे और 23-24 में जो मैंने ड्रॉप लिया था उस प्रेपरेशन के बेसिस पे मैंने 25 का प्रीलिम्स लिखा. फॉर्चुनेटली फॉर मी आई क्वालिफाइड द प्रीलिम्स दिस टाइम. और प्रीलिम्स और मेंस के टाइम बीच में जो गैप होता है उस बीच में आई डिड नॉट टेक अप एनी सॉर्ट ऑफ जॉब. आई कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड ओनली. मैंने टेस्ट सीरीज़ लिखी, मैंने PYQs करे, मैंने फिज़िकली टेस्ट बहुत कम लिखे सेंटर्स में जाके, बट मैंने फ्रॉम होम आई ट्राइड टू राइट एज मैनी टेस्ट एज आई कुड. आई रिवाइज्ड टॉपर्स कॉपीज इज़ वेल. उस बेसिस पे मैंने अपना मेंस एग्जामिनेशन लिखा और एक बारी जब मेरा मेंस एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया था एट द एंड ऑफ अगस्त इन 2025, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सेप्टेम्बर आई जॉइंड बैक इन अ जॉब इन पब्लिक पॉलिसी एंड सिंस देन अप टिल नाउ आई हैव बिन कंटिन्यूइंग टू वर्क इन दैट जॉब. जो मेरी पर्सनैलिटी टेस्ट थी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की वो भी मैंने अलॉन्ग साइड अ जॉब ही दिया है एंड आई कंटिन्यू टू वर्क बिफोर आई गो टू FC फाइनली. सो इन अ नटशेल दैट हैज़ बिन माई जर्नी. मीन्स की जो प्रेपरेशन है वो मल्टी प्रॉन्च्ड है. आपके पास 4 GS पेपर्स होते हैं, 2 ऑप्शनल के पेपर्स होते हैं और एक essay का पेपर होता है विच काउंट्स फॉर योर मेरिट इन सिलेक्शन. एंड यू हैव 2 पेपर्स, 2 लैंग्वेज पेपर्स. मेरे केस में वो इंग्लिश और ओडिया थे जो आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें लाना होता है. क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम था, बहुत ही लिमिटेड स्कोप था मेरे लिए प्रिपेयर करने का, आई चोज़ नॉट टू गो द कन्वेंशनल रूट. मैंने कोई भी मटेरियल नहीं उठाए हैं मार्केट से टू कंप्लीट माई मेंस प्रेपरेशन एक्सक्लूसिवली. जो मैंने प्रीलिम्स के लिए अपने बेसिक बुक्स कर रखे थे, चाहे लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी हो, चाहे स्पेक्ट्रम फॉर हिस्ट्री हो या NCERTs फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो, वो अपनी जगह थे. दैट बिल्ट माई बेस फॉर ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द मेंस एग्जामिनेशन. पर वो जो एक्सक्लूसिवली मेंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गए या एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक्स हो गए, जो कोई टॉपिक्स है जो स्पेसिफिकली मेंस में ही आते हैं और मे बी वो प्रीलिम स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन में उतना मायने नहीं रखते हैं, उन टॉपिक्स को आई कवर्ड थ्रू टॉपर्स नोट्स एंड PYQs टू अ सर्टेन एक्सटेंट. सो
I utilized this strategy because I had very limited time on my hand. For each subject, I went through at least 10 to 12 toppers copies. For instance, अगर GS3 है तो मैंने लास्ट 2 साल या 3 साल जब तक वो टॉपिक्स की रेलिवेंस रहेगी, बहुत पुराना भी नहीं क्योंकि शायद वो नोट्स हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद ना हो टॉपिक्स के हिसाब से, बट लास्ट 2-3 सालों में जो भी GS3 के मुझे टॉपर्स मिले, जिनके मार्क्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थे, जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हुए थे, या जिनका जनरल UPSC सिविल सर्विसेज रैंक थोड़ा सा ऊपर था, मैंने उनकी कॉपीज़ डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड करी. ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है. यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर देयर नेम अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट नेम. सो GS3 की जैसे कॉपीज़ हो गई, आई डाउनलोडेड ईच टॉपर के 3 से 4 कॉपीज़ फ्रॉम डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस. और अगर मैंने सपोज करिए आप 3 से 4 टॉपर उठाए हैं तो 3-4 टॉपर कॉपीज़ पर टॉपर इंटू 3-4 टॉपर्स, तो रफली 12 to 15 कॉपीज़ ईच पेपर के लिए. आई पिक्ड इट अप and I just read through it like a book. I did not try to memorize it. It is very important to stress here that कि memorization आपको बहुत limited तरीके से help करेगी. UPSC का syllabus बहुत vast है, बहुत difficult है कि आप सारी चीज़ें रट लो. तो मैंने वो एक किताब की तरह उसको end to end पढ़ा. तो each toppers copy में I used to get 20 questions. Across say 10 copies I used to get 200 questions. 200 questions में आपको बहुत themes repeat होती मिलेंगी. अगर डिजास्टर मैनेजमेंट है, यू मे गेट आउट ऑफ दोज 200 क्वेश्चंस 7 or 8 questions that are only related to disaster management. So what I used to do, based on those 7-8 questions of disaster management, I used to prepare that topic only from toppers copies. 5 toppers के best points जो है disaster management के, I used to read through those points, make a mental note. और एट द सेम टाइम फॉर रिविजन पर्पजेस मैंने गूगल शीट बना रखा था. एक गूगल शीट जो मैं डायनेमिकली अपडेट करता था. For instance, if it is disaster management and some topper has mentioned the Sendai framework for disaster management, I would immediately mention the Sendai framework for disaster management. If the Honorable Prime Minister has spoken about something and that has been mentioned by a topper in their examples of disaster management, I used to immediately put it up. Odisha's model of disaster management काफ़ी talked about है, so I used to put it on the examples as being appreciated by international agencies. तो ये जो चीज़ें हैं dynamically toppers copy से I used to put it under a certain topic heading. disaster management के अंडर वो हो गई, कोई agriculture related topics हो गया तो उसमें मैंने वो डाल दिया. water resources हो गई तो जो हमारी ground water की depletion rate है, irrigation census में भी some topper has cited. ये जो सारी data और facts है, ये मैं each relevant topic heading के नीचे अपने Google Sheet में मेंटेन करता था. The advantage of this was that these are facts you would not maybe know otherwise. For instance, irrigation census में ये पाया गया कि 10 साल में there has been more than 60% depletion in the groundwater table. It is very difficult to get this particular fact from a book or from a material, and even if you do so, you will spend maybe 4 or 5 hours reading. What I used to do was I used to go through toppers copies and the same effort used to take me maybe 1 or 2 hours. So मेरी जो time बचती थी उससे I used to put that into answer writing. Whatever I learned from toppers copies, whatever introductions, conclusions, a way of writing, structuring an answer I used to understand from toppers copies, I used to actively write answers about them. For instance, if I am writing a topic about international relations, then I used to definitely mention in the conclusion about Vishwa Bandhu, the Prime Minister's exhortation of India being a Vishwa Bandhu to all its neighbors, or the Sagar Doctrine. And these are things that toppers used to mention in their conclusions and introductions. So even in the actual UPSC Civil Services Mains examination, I have tried my best to end almost every question with an exhortation or with a quote that some high dignitary constitutional position holder has spoken about that used to enrich my answers. All of these in some way or the other came from these toppers copies. If I talk about a paper wise division of the mains examination, so we'll go paper by paper. GS1 की अगर मैं बात करूं, GS1 is primarily और heavily based on the static subjects, right? आपकी history हो गई, world history हो गई, geography हो गई, ये सब जो चीज़ें हैं, those primarily draw from the static subjects. So मैं अगर हिस्ट्री की बात करूं तो जो मैंने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ था, जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन हो गई, आई हैड डन अ डिटेल्ड स्टडी फॉर प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में मैंने सारे बेसिक बुक्स अपने ख़त्म कर रखे थे. तो वो जो मेरा स्टैटिक नॉलेज वहाँ पे यूज़ होता था, दैट आई यूज टू ट्राई एंड रेप्लिकेट इन द आंसर शीट्स ड्यूरिंग माई टेस्ट सीरीज.
और टेस्ट सीरीज़ के दौरान जो मुझे मॉडल आंसर्स मिलते थे वो मॉडल आंसर से मैं वैल्यू एडिशन करता था। सो मेरे लिए वो एक वर्चुअस लूप बन गया था कि चाहे अगर वो टॉपिक सिर्फ मेंस में ही आता है और वो प्रीलिम्स में इंक्लूडेड नहीं भी है तो भी मैं वो टॉपिक को अपने मॉडल आंसर से जो भी मैं टेस्ट सीरीज यूज़ करता था उससे आई यूज़ टू टेक दैट वैल्यू एडिशन, आई यूज़ टू ऐड टू माई गूगल शीट सो दैट मेरा जो गूगल शीट है वो डायनामिकली अपडेट हो रहा था टाइम टू टाइम, और जो मेरे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं वो मेरे प्रैक्टिस हो रहे थे टेस्ट लिखते हुए। तो GS1 में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत मतलब टॉपिक्स कॉपीज से मैंने लिया हो, बट कोई वैल्यू एडिशन की कॉन्टेंट हो वो मैंने ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज़ के मॉडल आंसर से और अपने फीडबैक से लिया है। टॉपर्स कॉपी से आप एक जनरली चीज़ सीख सकते हो जो GS1 और 2 में यूज़ हो सकते हैं, वो ये है कि किस तरीके से आंसर स्ट्रक्चर्ड होते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स की इंट्रोडक्शन आपको बहुत लंबा नहीं रखना है, 2-3 सेंटेंसेस में आपको इंट्रोडक्शन खत्म करना है, आपको हर सब हेडिंग के अंडर एक बॉक्स बनाना है या एक लाइन डालनी है सो दैट जो आपके एग्जामिनर इवैल्यूएट कर रहे हैं आपके पेपर को, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लीनली व्हाट यू हैव रिटन अबाउट। अपना फॉन्ट साइज कितना बड़ा रखना है या कितना छोटा रखना है, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड समय होता है एग्जामिनेशन हॉल में, 6 मिनट से 7 मिनट का वक्त होता है एक 10 मार्कर को कंप्लीट करने के लिए। तो 2 पेजेस आप जब लिख रहे हो बैक टू बैक और आप 20 क्वेश्चन लिख रहे हो वैसे, तो यू शुड मेक श्योर कि आपका फॉन्ट साइज ऐसा हो जो ऑप्टिमल टाइम में खत्म हो जाए। आपको मार्जिन्स कितनी रखनी है, आपको एरोज देने हैं या नंबर्स देने हैं, आपको फ्लो चार्ट बनाना है नहीं बनाना है, ये सब चीज़ें आप जब टॉपर्स कॉपीज 5, 6, 10 टॉपर्स कॉपीज देखते हो, यू अंडरस्टैंड व्हाट स्टाइल सूट्स योर ओन नेचुरल स्टाइल द मोस्ट। तो वो आप इससे सीखते हो और वो उस पर आप एक फोकस कर सकते हो। GS2 में आते हुए मेरा जो बाइबल ऑफ GS2 प्रेपरेशन था वो लक्ष्मीकांत था। देयर हैज़ बिन नो सेकेंड क्वेश्चन अबाउट इट। जो मेरा मेजोरिटी ऑफ प्रेपरेशन हुआ है वो लक्ष्मीकांत के बेसिस पे हुआ है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के इश्यूज़ हो, चाहे कमिटीज़ हो, कमीशंस हो, ये सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक से मेरी कवर हुई है। Lakshmikant, I have revised more than 4 to 5 times in the run-up to my prelims examination. So Lakshmikant was something that I was very, very comfortable with, both in the prelims and the mains stage of the examination. Here I would also say that because I had worked as a policy advisor and a legislative aide to members of parliament, my understanding of administrative procedures, my understanding of parliamentary functions was a little bit better than an average person. Because I used to work on the research for various bills that were tabled on the parliament, तो ये जो डायनामिक चीज़ें हैं जो शायद प्रीलिम्स में नहीं कवर होती और पर मेंस में आ जाती है, ये सब चीज़ों के लिए मुझे कभी एक्स्ट्रा सोर्स उठाने नहीं पड़े। फॉर इंस्टेंस डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 24 में पार्लियामेंट में टेबल हुआ एंड इट वॉज ऑल्सो अ वेरी बर्निंग टॉपिक फॉर द मेंस इन 2025. For others, maybe it is a thing that they would have to pick up some material to read about it. For me, the situation was that मुझे उस टॉपिक के ऊपर ही एक रिसर्च ब्रीफ प्रिपेयर करनी थी। तो मैंने बिल का जो बेयर एक्ट होता है, जो बेयर टेक्स्ट होता है, मैंने वो पढ़ रखा था, मैंने कमिटी रिपोर्ट्स पढ़ रखी थी, मैंने बाकी कंट्रीज़ के साथ एक सॉर्ट ऑफ पैरेलल क्या इंडिया का कंपैरिजन है वो कर रखा था, और मैंने एक प्राइमर लिख रखा था खुद कि डिजास्टर मैनेजमेंट का आर्किटेक्चर कंट्री में कैसा दिखता है। सो आई वॉज मच बेटर प्रिपेयर्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट बिल देन अदर पीपल। सो ये जो टॉपिक्स है जो मेरे वर्क के दौरान आई हैड कम टू रिसर्च अपॉन, आई हैड कम टू एंगेज विथ, वो मुझे GS2 में बहुत हेल्प हुआ। सिमिलरली इंटरनेशनल रिलेशंस की टॉपिक्स हो गई, ये पार्लियामेंट में बहुत रेगुलरली डिबेट होते हैं, तो इस पर रिसर्च करना वॉज absolutely necessary for me. So I used to research upon these topics and I used to ensure that जो IR की हमारी topics है, जो IR की हमारी बर्निंग इश्यूज़ है, जैसे इसराइल रिलेटेड कोई इशू हो गई, मिडिल ईस्ट में कुछ कॉन्फ्लैग्रेशन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर है, इन सब के बारे में आई हैड अ गुड ओपिनियन फॉर्म्ड टू राइट अबाउट इन द एग्जामिनेशन। GS3 ऑन द अदर हैंड इज़ अ मच डाइवर्स फील्ड। GS3 में भी मैंने जो भी अपने वर्क के दौरान सीखा, काम करा, वो मुझे काम आई। डिज़ास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टली तो GS3 का ही टॉपिक बनता है, तो वैसे उसमें भी काम आई। बट GS3 में मेरा जो मेजॉरिटी ऑफ प्रिपरेशन था वो हिंज कर रहा था ऑन द कॉपीज़ ऑफ टॉपर्स। अभी क्योंकि GS3 सच अ डाइवर्स सेट ऑफ टॉपिक्स के आपके पास एग्रीकल्चर से लेकर साइंस एंड टेक है और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट आप सारी चीज़ें एक बुक उठा के पढ़ लो, और अगर आप पढ़ लो तो यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम। सो इफ़ यू हैव टाइम दैट्स ग्रेट, बट मेरे पास टाइम था नहीं।
सो आई पिक्ड अप टॉपर्स कॉपीज जिस भी तरीके से मैंने बताया, मैंने 4, 5, 10 टॉपर्स कॉपीज उठाए, जैसे अनिमेश प्रधान सर है, तो उनके GS3 के जो टॉपर्स कॉपीज है जो अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट आर वन ऑफ द बेस्ट टॉपर्स कॉपीज दैट आर अवेलेबल. If you go through those toppers copies, you also come to realize why he got so high scores in GS, because the presentation of that note, the clean structure of the answers that he wrote, the flowcharts that he made, or the content even that he wrote, the value enrichment was just so much that it is very difficult not to give marks to a candidate like that. Now, obviously, he must have had a very good knowledge base to write all of those data pointers. It is very practical to assume that I cannot remember all of those data pointers in such a short span of time. But what I can do is go at least 60 or 70% of the way that he went. सो मैं क्या करता था, वही जो टॉपिक के हिसाब से उन्होंने जहाँ जहाँ पे भी डेटा पॉइंटर लिखा है, हो सकता है कि वो सेम टॉपिक 3 डिफरेंट क्वेश्चन में 3 अलग तरीके से पूछे गए हों, वाटर रिसोर्सेज के 4 अलग तरीके से क्वेश्चंस डाले हुए हों, बट एक ब्रॉड तरीके से अगर वो वाटर रिसोर्सेज से पर्टेन करता है या इरिगेशन से पर्टेन करता है, मैं उनको उसी हेडिंग के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट के साथ वो डेटा डाल देता था. आई यूज टू इंश्योर कि वो जो डेटा है, वो जो नंबर्स है, वो जो फैक्ट है, वो एक जगह में स्टोर्ड रहे. सिमिलरली GS2 में अगर किसी टॉपर ने बहुत सारे जजमेंट मेंशन करे हैं कि बच्चन सिंह जजमेंट है, रोमिला थापर जजमेंट है, समथिंग ऑफ द सॉर्ट, अगर ये बहुत रोमेश थापर जजमेंट है, तो ये सब चीज़ें जो अगर बहुत जगह पे मेंशन हो रखी है ऑलरेडी, तो ये सब चीज़ें आई यूज टू मेंशन इन अ कॉलम स्पेसिफिकली मेंट फॉर जजमेंट्स कि ये लैंडमार्क जजमेंट्स है, इनमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया है. KJ Puttaswamy केस में सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट प्राइवेसी इज गोइंग टू बी अ फंडामेंटल राइट. सो ये आप भूल नहीं सकते हो. तो दीज आर ऑल द बेसिक गूगल शीट फैक्ट एंड फैक्टॉइड्स दैट आई यूज टू पुट in the relevant columns from toppers copies to ensure that they were in one place. तो GS3 की प्रेपरेशन मेरी बहुत ही ब्रॉड तरीके से टॉपर्स कॉपीज से हुई है, उसके बियॉन्ड बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है. Because I got very good scores in GS3, I have gotten 96 this year. I am willing to venture out and say that that strategy worked for me, that strategy has been very helpful for me. So अगर आपको ये कहीं पे लगता है कि this can help you, please go for it. Finally, moving on to GS4, जो एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर है, यहाँ पे मैंने एक बेसिक टेक्स्ट फॉलो किया था, विच इज़ द फोरम IAS रेड बुक ऑन एथिक्स. It is roughly about 220 to 250 pages long. The sole reason for me picking up this book was the fact that it is very small and it is easier to complete than other books of ethics which are much more wider and which are much more voluminous. मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि मैं इतना डेंस टेक्स्ट को कवर कर सकूं. सो मैंने हमेशा से वही चूज़ करा कि मैं एथिक्स का जो प्रेपरेशन है आई विल कंप्लीट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सोर्स. और ये जो रिसोर्स है रेड बुक का, वो नोट्स फॉर्मेट में ऑलरेडी होता है, वो ऑलरेडी नगेट्स में होता है, उसमें थिंकर्स मेंशन हुए रहते हैं, उसमें UPSC के सिलेबस के वाइज टॉपिक स्ट्रक्चर हुए रहते हैं. So I read the red book end to end. I did not make any notes from the red book except if a thinker is mentioned. So for instance, if integral humanism पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मेंशन हुआ है, तो मैं मेंशन कर लेता था अपने गूगल शीट में कि अच्छा ये जो टॉपिक है ये डिग्निटरी ने बोला है या ये ल्यूमिनरी ने अपने टाइम में दिया हुआ था, या जैसे रॉल्शियन प्रिंसिपल ऑफ आयरन केज जस्टिस होता है, तो वो मैं मेंशन कर लिया करता था. उसके अलावा टॉपर्स कॉपीज़ मैंने बहुत देखी GS4 के लिए, बिकॉज GS4 इज सच अ सब्जेक्ट जहाँ पे यू नीड नॉट नेसेसरीली स्टिक टू रीसेंट ईयर्स टॉपर्स कॉपीज़. GS4 इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे आप आराम से ब्रांच आउट कर सकते हो और 5 साल 6 साल पुराने भी टॉपर्स कॉपीज़ आपके लिए रेलिवेंट होते हैं. फॉर मी, विशाखा यादव मैम की कॉपी थी, आई थिंक शी हैड स्कोर्ड वेरी हाई इन हर एथिक्स पेपर इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन. सो उनकी जो केस स्टडीज़ हैं दैट हेल्प मी स्ट्रक्चर माई केस स्टडीज़. तो मैंने एक्चुअल एग्जाम में भी जो केस स्टडीज़ लिखी मैंने उसी तरीके से लिखी. और एक चीज़ केस स्टडीज़ में मैंने ये इंश्योर करा कि वी आर गोइंग अ रूट ऑफ प्रैक्टिकल सोल्यूशंस. ये नहीं कि हम बहुत बुकिश सोल्यूशंस दे रहे हैं. आई यूज टू ट्राई एंड पुट माई सेल्फ इन द शूज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सी कि ये सिचुएशन में प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है. अगर एक राइट हो गया है, आपको ये सिचुएशन दी गई है, व्हाट वुड यू डू. आप ये तो नहीं बोल सकते कि मैं लाठी चार्ज सब पे कर दूंगा. ये ज़रूर आप बोल सकते हो कि आप जो कम्युनिटी एल्डर्स है उस सिचुएशन में, या जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आप उनको बुला के अपने साथ बात करो. आप इमीडिएटली वायलेंस को कंटेन करो. आप एक प्रेडिक्टिव पुलिसिंग लगाओ कि और कहाँ कहाँ पे वायलेंस के पॉकेट्स हो सकते हैं शहर में. आप वहाँ पे
फोर्सेस डिप्लॉय करो सो दैट मोर वायलेंस डज नॉट ऑकर. सो प्रैक्टिकल सोल्यूशंस जो बहुत ही ग्रैंड स्टैंडिंग नहीं है, जो बहुत ही यूटोपियन नहीं है, वो सोल्यूशंस है. और बहुत ही आप पेसिमिस्टिक नहीं हो. ये नहीं कि आपने हर जगह पे ये बोल दिया कि करप्शन कभी रुक ही नहीं सकती. करप्शन बिल्कुल रुक सकती है. वो क्यों नहीं रुक रही है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके रिलेटेड सोल्यूशंस बताएंगे अपने आंसर्स में. तो एक जनरल एटीट्यूड इनकलकेट करे वो टॉपर्स कॉपीज से कि पॉजिटिव रहना है अपने आउटलुक में. यू आर अ सिविल सर्वेंट, यू आर सपोज टू build the future of the nation. You cannot be pessimistic about the nation's future. Second thing is कि टॉपर्स कॉपी से आपको बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं. जैसे एमस्ट्रॉन्ग पैमेसर का एग्जाम्पल है कि उन्होंने पीपल्स रोड बनाया मणिपुर में 100 किलोमीटर का बाय क्राउड फंडिंग अ लॉट ऑफ डोनेशंस फ्रॉम द जनरल पब्लिक इन द एरिया. तो उस तरीके से वी कम टू नो ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट टॉपर्स कॉपीज, क्योंकि सबकी अलग अलग सोर्सेस रही होंगी. तो आप जब टॉपर्स कॉपीज को पढ़ते हो आपको ये आइडिया लग जाता है. संदीप नंदूरी सर का एक कैफे एबल करके आई थिंक एक इनिशिएटिव है फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, तो वो वाला इनिशिएटिव आप साइट कर सकते हो. तो ये भी मैं एक कॉलम बनाता था JS4 में कि हु आर द सिविल सर्वेंट्स या हु आर द पीपल हु हैव इंस्पायर्ड सोसाइटी. कैलाश सत्यार्थी सर हो गए कि उन्होंने चाइल्ड ट्रैफिकिंग का अगेंस्ट बहुत बड़ा मुहिम लीड किया है, तो उनको मैंने मेंशन कर दिया था. तो वैसे एक कॉलम वैसा बनाता था. एक कॉलम ये बनाता था कि जो टर्म्स है जो पूछे जाते हैं कि मोरल रिलेटिविज्म क्या है, एथिकल रियलिज्म क्या है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, आयरन केज ऑफ जस्टिस क्या है, रॉल्सियन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या है, ये सब चीज़ें एक कॉलम होती थी. एक कॉलम होती थी मेरी एग्जाम्पल्स के लिए. तो ब्रॉडर तरीके से दैट इज़ हाउ GS4 हैपेंड. GS4 में बहुत क्रूशल है कि आप आंसर लिखते रहें. दैट पेपर इज द लेंथीएस्ट ऑफ पेपर्स. दैट पेपर हैपेंस एट द एंड ऑफ ऑल अदर GS पेपर्स. योर हैंड इज एग्जॉस्टेड, योर हैंड इज क्रैम्पिंग अप व्हेन यू आर राइटिंग द पेपर. सो I will urge everyone who is practicing for the UPSC CSE mains कि आप GS4 का आंसर राइटिंग प्रायोरिटाइज करके प्रैक्टिस करें और फुल लेंथ प्रैक्टिस करें. क्योंकि हम जब 5-6 क्वेश्चन लिखते हैं इट इज़ वेरी इजी टू कंप्लीट ऑन टाइम. जब हम 20 क्वेश्चन लिखते हैं वी रियलाइज कि वो टाइम पे ख़त्म नहीं हो रहा है. सो दैट इज़ वॉट वी शुड फोकस ऑन. एंड in a broad strokes manner in as much detail as I could go into, that is the strategy for my mains GS preparation. So coming to answer writing, which is a very important part of the UPSC Civil Services examination process, I will share with you a little bit about how I prepared for answer writing. जब मैंने ड्रॉप लिया था जो कि 23 से 24 वाले ईयर में था, I used to try and write 1-2 answers every day. Now these were answers where I had no idea of what the examiner was expecting from me. I was a complete beginner. So half of the times मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती थी कि मैं टाइम में बस कंप्लीट कर लूँ इन आंसर्स को, और मैं बस 2 या 3 आंसर्स लिख पाता था एट ए टाइम, और उसको भी मैं 7 मिनट के टाइम में बहुत डिफ़िकल्टी से ख़त्म कर पाता था. एंड आई डिड नॉट गेट ग्रेट मार्क्स इन दीज आंसर्स इज वेल. जो मैं डेली आंसर राइटिंग कभी कभार करता था और जो मैं इवैल्यूएशन के लिए डालता भी था, I did not get great marks. In fact, I have started with marks 2.5 or 3 out of 10. Slowly, those answers improved. My marks also improved. And finally, जो मेरे GS में scores थे in the UPSC Civil Services 2025 paper, those were 437. GS1 में I scored 106, GS2 में I scored 112, GS3 में I scored 96, GS4 में I scored 124. तो 437 were here. ऐसे में आई स्कोर्ड 121. एंड ओवरऑल जो मेरा मेंस का स्कोर था, इफ़ आई एम रिमेंबरिंग करेक्टली, इट वाज रफली 791. एंड इंटरव्यू का जो मेरा स्कोर था दैट वाज 204. ऑल इन ऑल आई स्कोर्ड 995 मार्क्स एंड आई सिक्योर्ड अ प्लेस. नाउ अ जर्नी फ्रॉम not scoring very well in the answers to scoring 437 in the GS, which is considered a very respectable score. How did that happen? उसमें 2-3 चीज़ है और 2-3 पहलू हैं. पहली चीज़ ये है कि आंसर राइटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीमेंटल गेन्स. व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि आप पहले दिन पे जो आंसर लिखोगे दैट विल नॉट बी द बेस्ट. बट आप अगर पहले दिन पे आंसर नहीं लिखते हो तो आपका वो पहला दिन डिले होता रहेगा. तो अगर आप मेंस पे ही जाके आंसर लिख रहे हो, मे बी दैट इज़ द डे यू स्कोर द वर्स्ट. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम घर पे आंसर लिखें, हम घर पे गलतियाँ करें, हम घर पे कम नंबर लाएं, और उसको इम्प्रूव करते 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 हम जब मेंस लिखने जाएँ उस टाइम पे हमारे स्कोर्स बेटर आएँ. इसके लिए द ओनली वे टू डू दिस इज़ by disciplined answer writing. Please take out 30 minutes per day. I'm not asking you to do more than that. 30 minutes per day 4 या 5 सवाल हम उठाएं PYQ से और हम उसको लिख लें.
अगर आपने कोई इवैल्यूएशन कोर्स ले रखा है जहाँ पे आप आंसर्स अपलोड कर सकते हो, दैट इज़ ग्रेट. अगर आप वो नहीं कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज गो फॉर मॉडल आंसर्स ऑफ टॉपर्स. And finally, if none of this is available, AI is a very useful tool. आप UPSC का जो सिलेबस है वो AI में अपलोड करो और 2-3 टॉपर्स कॉपीज अपलोड करो और उनको बोलो कि प्लीज evaluate my answers based on these parameters and अपना आंसर कॉपी अपलोड कर दो. So you will also get a very good idea of where you stand based on that. So there are multiple ways to evaluate, but answer writing is non-negotiable. That is the first thing. No matter how much you know, how much you do not know, you have to start answer writing. Please do not wait for your syllabus to end to start answer writing. क्योंकि आप syllabus का end करते रह जाओगे, मेंस का एग्जाम आ जाएगा, आपकी आंसर राइटिंग शुरू नहीं हुई होगी. मेंस का सिलेबस कभी खत्म नहीं होता. इट इज़ लिटरली एवरीथिंग अंडर द सन. एग्जाम का सिलेबस खत्म होना एक इल्यूजन है, वो नहीं होता है. सेकेंड थिंग ये है कि बहुत लोग प्रायोरिटाइज करते हैं कंटेंट को ओवर प्रायोरिटाइजिंग टाइम. तो हमें क्या ऑप्टिमाइज करना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में? मेरा हमेशा से ये स्ट्रैटेजी था, किसी और का कुछ हो सकता है, बट मेरा ये हमेशा से स्ट्रैटेजी था कि मैं टाइम पे ख़त्म करूँ एग्जामिनेशन. आपका जो कंटेंट है वो ओवर टाइम इंप्रूव हो सकता है, बट इफ़ यू आर राइटिंग द बेस्ट कंटेंट इन द वर्ल्ड बट यू आर टेकिंग 4.5 hours टू कंप्लीट द पेपर इन इटसेल्फ, जब आपके पास टाइम अलॉटेड 3 hours है, इट विल नॉट मैटर. क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको 3 घंटे के एंड पे आपसे पेपर खींच लिया जाएगा. मे बी आपने 12 क्वेश्चन आंसर करी होंगी, आप बेस्ट आंसर्स लिखे होंगे, बट 8 क्वेश्चन जो है वो आपकी रह गई. अभी 100 मार्क का पेपर आपका छूट गया. सो देयर इज नो वे कि आप उस पेपर को फिर क्वालिफाई कर पाओगे. तो अगर हम ऑप्टिमाइज करते हैं टाइम के बेसिस पे कि 3 घंटे हैं, मुझे 3 घंटे में 20 सवाल खत्म करने हैं, दैट इज माई प्राइमरी गोल, मुझे वो करना है. कंटेंट आएगा सेकेंडरी. आप जब कंफर्टेबल हो जाएंगे कि 3 घंटे में मेरे 20 सवाल खत्म हो रहे हैं, मे बी 2 मिनट बच रहे हैं, 4 मिनट बच रहे हैं, 5 मिनट बच रहे हैं मैक्सिमम, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ठीक है, मेरा टाइम का इशू तो नहीं है, अभी मैं अंडरलाइनिंग पे फोकस करूंगा, अभी मैं कंटेंट पे फोकस करूंगा, अभी मैं एनरिचमेंट ऑफ आंसर्स पे फोकस करूंगा. तो यू कैन डू दैट कंफर्टेबली. सो व्हेन एवर यू आर स्टार्टिंग टू राइट योर आंसर्स, एक चीज़ हम फोकस करेंगे कि 7 मिनट फॉर 10 मार्कर्स एंड 11 मिनट फॉर 15 मार्कर्स. For the sake of prudence and for the sake of preparation, we will try to complete that within 6 and 10 minutes respectively. क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाओगे, you will realize कि आपसे अटेंडेंस शीट भी भरवाई जाती है. पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे हो सकता है कि आप बहुत पीछे बैठे हो, आपके पास पेपर आने में 1 मिनट और लग जाए. सो ये सब जो चीज़ें हैं, ये इन सबको मद्देनज़र रखते हुए वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन 6 मिनट एंड 10 मिनट रिस्पेक्टिवली. सो ओवरऑल पेपर अगर आप 5 मिनट रहते हुए अपने घर में कंप्लीट कर पा रहे हो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. फाइनली, हाउ मेनी आंसर्स टू राइट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम? When you are starting out, start with 2 answers, 3 answers, 4 answers. अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेच मत कीजिए, अपने आप को ज़्यादा खींचिए मत, क्योंकि आंसर राइटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत धीरे धीरे बिल्ड होती है. अपने आप को बहुत स्ट्रेच करने से ये होगा कि आप एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो जाएगी आपके अंदर आंसर राइटिंग के प्रोसेस के साथ. तो वो हम नहीं करेंगे. 1, 2, 3, 4 आंसर से शुरू करेंगे, बट एक्चुअल एग्जामिनेशन से पहले हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट हर पेपर का 4-5 फुल लेंथ टेस्ट लिख ले. फुल लेंथ टेस्ट लिखने से क्या होता है कि आपको रियलाइज हो जाता है कि 20 क्वेश्चन जब आप लिखते हो कि हाथ क्रैम्प कर जाता है मेरा. 20 क्वेश्चन लिखने के बाद जब आप ब्रेक लेके सेकंड सिटिंग लिखने आते हो, आप रियलाइज करते हो कि पेन पकड़ने में भी हाथ दर्द करता है. आप 3-6 घंटे का एग्जाम लिख रहे हो एक दिन में, एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टेमिना. तो अगर आपने वो प्रैक्टिस ऑलरेडी घर पे कर रखे हो, तो व्हेन यू गो इनटू द एग्जामिनेशन हॉल, यू आर मच मोर कॉन्फिडेंट. नाउ कमिंग टू हाउ टू राइट आंसर्स, एज इन व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइटिंग आंसर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप जब भी आंसर लिख रहे हो, उसका एक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए. अभी स्ट्रक्चर, हाउ विल यू डिसाइड ऑन दिस स्ट्रक्चर, सबका डिफरेंट होता है कि कोई पैराग्राफ में लिखता है, कोई पॉइंटर्स में लिखता है. फॉर मी इट वॉज गोइंग थ्रू अगेन टॉपर्स कॉपीज. आई यूज टू गो थ्रू टॉपर्स कॉपीज एंड सबकी अलग अलग डिज़ाइंस है, सबकी अलग अलग राइटिंग स्टाइल है. आई नो टॉपर्स जिन्होंने टॉप 10 रैंक भी सिक्योर करी है और उनका पैराग्राफ में था, and I also know toppers who have like written with bullet pointers with examples and everything, and they have also secured very good ranks. So there is no one way of writing answers. Now it depends कि आपका natural style क्या है. कुछ लोगों का ये हो सकता है कि वो बहुत स्पीड से लिख सकते हैं, वो पैराग्राफ के साथ बहुत कंफर्टेबल है, वो बहुत स्पीड से लिख सकते हैं, उसको वो बहुत बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं. इफ दैट साउंड्स लाइक यू, प्लीज गो फॉर इट. फॉर मी इट इज द बुलेट पॉइंट आंसर राइटिंग फॉर्मेट, क्योंकि मेरा ये था कि मुझे टाइम पे ख़त्म करना है. बुलेट पॉइंटर्स में आपको पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने होते हैं. यू जस्ट हैव टू राइट लाइक 4 or 5 मेन वर्ड्स रिलेटिंग टू दैट पॉइंटर. यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. उसमें
और एक चीज़ जो एक फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट होती है या फोमो क्रिएट होता है वो ये कि डायग्राम्स. Now I can tell you of my own case, I have scored 437 in GS. I have not used a single diagram across any of the papers. मेरा ज्योग्राफी में कोई मैप नहीं है, मेरा मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रिसोर्स मैप नहीं है, मेरा एथिक्स में कोई फ्लो चार्ट नहीं है. आई हैव ज़ीरो मैप्स, राइट. मैंने हमेशा ही बहुत ही ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीके से अपने आंसर्स लिखे कि इंट्रोडक्शन 2 या 3 सेंटेंसेस की होंगी. अगर 10 मार्कर की क्वेश्चन है 2 सब हेडिंग होंगी, अगर 15 मार्कर की क्वेश्चन है तो 3 सब हेडिंग होंगी, और ईच सब हेडिंग के अंदर 4 से 5 पॉइंट ईच. आई यूज टू ट्राई टू डू 5 पॉइंट्स. कभी कभार ये हो जाता था कि 4 पॉइंट भी हो जाते थे. ईच पॉइंट के अगेंस्ट अगर मेरे पास एग्जाम्पल है, आई यूज टू ट्राई एंड राइट एन एग्जाम्पल कि मैंने पॉइंट लिखा, उसके रिलेटेड अगर कोई सुप्रीम कोर्ट केस मुझे याद आ रहा है, उसके अगेंस्ट मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई एग्जॉर्टेशन याद आ रहा है, मुझे कोई डिसीजन याद आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कोई स्कीम है, आई यूज टू राइट इट. वुमेन एम्पावरमेंट में आप अगर लिख रहे हो कि हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए, लोगों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पैसा, उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, मे बी यू कैन राइट अबाउट द लाडली बहना स्कीम एंड टॉक अबाउट हाउ दैट हैज इम्प्रूव्ड वुमेन्स स्टैंडिंग इन सोसाइटी. एंड अगर आपको क्रिटिक करना है आप बाद में कर सकते हो. तो ये जो चीज़ें हैं, जो स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर्स है, ये टॉपर्स कॉपी से आती है कि किसकी आंसर राइटिंग स्टाइल आपसे मैच होती है. आपको पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंटर में लिखना है, आपको फ्लो चार्ट बनाने हैं नहीं बनाने हैं, आपको डायग्राम लिखने हैं नहीं लिखने हैं, ये आपके ऊपर है, कंप्लीटली आपके ऊपर है. इफ़ यू आर समवन कंफर्टेबल विद डायग्राम्स, गो फॉर डायग्राम्स. सो दिस इज लाइक सॉर्ट ऑफ द बेसिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स फॉर आंसर राइटिंग. फाइनली यह है कि एक आध PYQs भी आप लिखें, नॉट जस्ट लाइक PYQs को पढ़ें, PYQs को लिखें. PYQs को आप जब लिखेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि UPSC का जो स्टाइल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है वो चाहे कोई भी कोचिंग कितना ही इमिटेट करने की कोशिश करे, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है. आप जब PYQs को टाइम में ख़त्म करेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम टाइमली UPSC का एक्चुअल पेपर ख़त्म कर सकते हैं. फाइनली मॉडल आंसर्स. मैंने फोरम MGP का टेस्ट सीरीज़ लिया हुआ था बिटवीन माई प्री एंड माई मेंस. तो मैं जो भी सेक्शनल टेस्ट लिखता था, जो भी फुल लेंथ टेस्ट लिखता था, जब उसके फीडबैक आते थे, 2 चीज़ें आई यूज टू इंश्योर. एक ये है कि फीडबैक मैं हमेशा देखता था, क्योंकि फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम आई मस्ट से दिस कि फीडबैक को बहुत पर्सनली मत लीजिए. हो सकता है कोई, जैसे मुझे बोला गया था अपने फीडबैक में, मैं जो बुलेट पॉइंटर्स लिखता था मैं उसमें नंबरिंग नहीं करता था, मैं उसमें एरो दे के लिखता था. क्योंकि नंबरिंग में क्या होता है कि कभी कभार मेरे दिमाग से छूट जाता था कि पिछला वाला जो पेज में मैंने नंबर 4 लिखा था तो अगले पेज में मैंने फिर से 4 डाल दिया, तो फिर से मुझे कट करना पड़ रहा है, वो बहुत अनक्लीन दिखता था. सो मैंने एरो से लिखना चालू किया था. अभी मुझे फीडबैक ये आया था कि अब एरो से मत लिखो, नंबरिंग से लिखो, वो बेटर दिखेगा. मेरे पास उतना टाइम था नहीं कि मैं अपना चेंज कर सकूँ स्टाइल ऑफ राइटिंग. आई चोज टू कंटिन्यू विद द एरोज. आई रोट विद द एरोज इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल. आई गॉट वेरी गुड मार्क्स. तो कोई फीडबैक होता है जो आपको डिसाइड करना होता है अपने दिमाग में कि ये फीडबैक मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है, कि ये मुझे पूरा अपना जो नेचुरल राइटिंग स्टाइल है ये चेंज करने के लिए बोल रहे हैं. स्किप दैट फीडबैक. बट बहुत सारे फीडबैक बहुत यूजफुल भी होते हैं कि कहीं पे एग्जाम्पल्स ऐड करना है, कहीं पे आपने पॉइंट बहुत कम लिखे हैं, बहुत ज़्यादा लिखे हैं, मे बी आपका इंट्रोडक्शन का जो डेफिनेशन है वो बहुत जनरलिस्ट हो रहा है, थोड़ा सा आपको सब्सटेंटिव ऐड करना पड़ेगा. ये सब जो चीज़ें हैं आपको फीडबैक से मिलती है, ये आपको करना है. एंड सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है वो आपको ये करनी है कि जो आपको मॉडल आंसर्स मिलते हैं कोचिंग से, उसे आप रीड करें. उसे एंड टू एंड पढ़ के याद रखना बहुत मुश्किल वाली काम है, क्योंकि मॉडल आंसर्स जो होती हैं वो बहुत वॉल्यूमिनस होती है. हर एक मॉडल आंसर्स में 20 से 25 पॉइंटर होते हैं. वो डिफ़िकल्ट है, किसी के लिए भी डिफ़िकल्ट है कि वो याद कर सकें. हमें बस रीड करना है. हमारे ब्रेन में कुछ ना कुछ फैक्ट तो रजिस्टर हो रही है ना. हम अगर 5 जजमेंट एक क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, एक जजमेंट तो याद हो जाएगा, तो वो एक जो जजमेंट है वो आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन में हेल्प आएगी. तो बहुत स्ट्रेस मत करिए अपने आप को ये सोच के कि मेरे को मॉडल आंसर्स याद नहीं हो रहे हैं, मुझे फीडबैक याद नहीं हो रहा है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट के प्रोविजंस याद नहीं हो रहे हैं. बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है. व्हाट वी विल फोकस ऑन इज़ टू एंश्योर कि फीडबैक हमें जो मिल रहा है हम उसको नेक्स्ट टेस्ट में इनकलकेट करें. जो हमको मॉडल आंसर्स मिल रहे हैं हम उनको रिलीजियसली खत्म करें पढ़ के. ये नहीं कि उसको पाइल अप करे जा रहे हैं कि 300 क्वेश्चन एक साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर कुछ भी याद नहीं होगा. 20 क्वेश्चन का आंसर टेस्ट है, 20 क्वेश्चन के आंसर्स है, हमें एक बार में ख़त्म करके पढ़ना है, उसको बस उतना ही करना है. ये ब्रॉड तरीके से अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली कि रेगुलर आंसर राइटिंग आप कर रहे हो, फीडबैक आप देख रहे हो, मॉडल आंसर्स आप देख रहे हो, टॉपर्स कॉपी से अपना स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हो, ब्रॉड तरीके से, यू डू नॉट नीड एनीथिंग बियॉन्ड दिस.
to write answers in the UPSC मेंस एग्जामिनेशन। ये बहुत लोग करते हैं कि उनके पास 1 पेज और 2 पेज नोट्स होते हैं फॉर लास्ट मिनट रिविजन। दैट हेल्प्स इन रिमेंबरिंग फैक्ट्स, रिवाइजिंग दोज फैक्ट्स एंड राइटिंग देम इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। नाउ एज आई हैव सेड बिफोर कि मेरे पास बहुत टाइम था नहीं प्रिपेयर करने के लिए। सो जब मैं एक्चुअल मटेरियल नहीं उठा रहा हूँ तो ये जाहिर सी बात है कि मेरे पास टाइम है ही नहीं कि मैं नोट्स बना सकूँ। तो मैंने नोट्स नहीं बनाए हुए थे, कोई भी कॉपी के कोई भी सब्जेक्ट के मेरे पास ऐसे जो सब्सटेंटिव नोट्स है वो थे ही नहीं, लेट अलोन 1 पेज नोट्स। मेरे पास तो प्रॉपर नोट्स भी नहीं थे। तो मैंने कुछ मटेरियल खरीद रखा था पढ़ने के लिए कि जैसे प्रहार आपका हो गया, कोई विजन का मटेरियल हो गया, जो आप सब खरीदते हैं, तो मैंने वो खरीद रखा था। बट आई नेवर गॉट द टाइम टू एक्चुअली ओपन एंड रीड इट। सो एज आई सेड कि मैंने टॉपर्स कॉपी से प्रेपरेशन करी। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ दीज लास्ट मिनट 1 पेज नोट्स, वॉट आई डिड वॉज, जो मैंने गूगल शीट बना रखी थी जिसमें मैंने टॉपर्स कॉपीज़ के सारे एग्जाम्पल, फैक्टॉइड डाल रखे थे, या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट या कमिटीज़ के नाम और उनके फाइंडिंग्स डाल रखे थे, वो मैं देख के जाता था जो भी पेपर होता था। नाउ ये कंटेंट नहीं है, ये जो सब्सटेंटिव कंटेंट है जो आपका, इसमें कोई एग्रीकल्चर का डेफिनेशन नहीं है, पर इसमें ये ज़रूर है कि शायद एग्रीकल्चरल जो लैंड होल्डिंग्स है वो वुमेन के बीच में कम है देन मेन। तो ये सब जो फैक्ट्स है वो मैं पढ़ के जाता था एग्जाम से पहले अपनी गूगल शीट से। जो सब्सटेंटिव कंटेंट है मैं खुद से लिखता था, पर ये जो एग्जाम्पल्स है वो मेरे दिमाग में फ्रेश रहते थे बिफोर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। व्हाट आई शुड ऑल्सो मेंशन हियर कि बिफोर राइटिंग द यूपीएससी मेंस मैंने एक स्टेट पीसीएस का मेंस लिखा हुआ था और वो मैंने क्वालिफाई कर रखा था। फॉर द स्टेट पीसीएस मेंस एज वेल मैंने कोई भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फुल लेंथ तरीके से नहीं की थी। इट वॉज अ वेरी फॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर मी कि बिना फुल लेंथ टेस्ट से प्रैक्टिस किए हुए बस वही 2-3 आंसर्स डेली के लिखते हुए मेरा एग्जाम जो है मैंने सारे पेपर कंप्लीट करे। आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन दैट एग्जामिनेशन एज वेल। दैट आई वुड नॉट रिकमेंड टू यू, आई वुड इनफैक्ट रिकमेंड कि आप आंसर राइटिंग करें। बट मेरा जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस था वो मेरे यूपीएससी एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस से पहले आ चुका था। सो जो नर्वस जिटर्स होते हैं, जो लास्ट मिनट एक पैनिक होता है कि एंग्जाइटी होता है, मेरे साथ वो चीज़ नहीं थी। मुझे पता है कि कैसे किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, मुझे पता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स किस तरीके से दिखती हैं, किस तरीके से चीज़ें कंडक्ट होती हैं, माहौल क्या है। तो वो चीज़ें मेरे पास स्टेट पीसीएस मेंस के लर्निंग्स थे, जो टेक अवेज थे, दैट हेल्प मी। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जनरली आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू राइट। तो जो लैंग्वेज है, जो स्ट्रक्चर है, जो एक फ्लो है, एंड दिस हेल्प्स अ लॉट इन एसेज, राइट। तो ऐसे वगैरह में मुझे बहुत दिक्कत नहीं हुई कि मैं ग्राउंड जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्पीड ऑफ आंसर राइटिंग मैंने अपने से बनाई, मैंने प्रैक्टिस करके बनाई, बट जो स्ट्रक्चर और कंटेंट और वर्ड फ्लो है वो मेरे पास एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि कॉलेज से थी, स्कूल से थी, एंड आई हैव ऑलवेज बिन इनटू राइटिंग, सो दैट गिव मी अ नेचुरल एज। यू मस्ट हैव अ नेचुरल एज। वो शायद राइटिंग में नहीं होगी, वो किसी और सब्जेक्ट में होगी, वो किसी और टॉपिक में होगी, बट एवरी वन ऑफ यू विल हैव अ नेचुरल एज। इट्स इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई आपका नेचुरल एज क्या है एंड नॉट ट्राई टू मेक समवन्स else's natural edge yours. So जो मेरी गूगल शीट्स में जो मैंने नोट्स बनाए हैं फॉर एन इंडिकेटिव पर्पस, वो आपको डायरेक्टली काम में भी ना आए, बट किस तरीके से मैंने बनाए वो गूगल शीट के नोट्स वगैरह, आई विल ट्राई टू पुट देम अप ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड दोज विल बी पब्लिकली अवेलेबल फॉर यू टू एक्सेस। आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं, चाहे तो उन्हें एक लाइक स्टार्टिंग पॉइंट रख सकते हैं अपने ओन नोट्स बनाने के उसके लिए। एंड इन सो फार माई essay strategy is concerned, where I have scored decently well, there will be a separate video on the subject, on essay and on sociology both, where I try to delve into the aspects of my preparation that I have not talked about in this video. But this video in general talks about the broad strokes of my preparation, my GS journey, my prelims and main stage of the examination. So I hope that it is helpful. Wishing you guys all the very best for your preparation and for this journey, and the link for the Telegram channel on all other relevant links are in the description box of this video.